भारत का इतिहास के अध्याय 1 भारत का वैभवपूर्ण अतीत के प्रश्न उत्तर वीडियो में आपका स्वागत है। ये प्रश्न उत्तर एक एक नंबर के बोर्ड परीक्षा में आते हैं, साथ में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आओ वीडियो में हम इस पूर्ण अध्याय के छोटे छोटे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये आप आई बटन पर क्लिक करके इससे संबंधित आप वीडियो देख सकते हैं। जो वीडियो पूर्व में 12 वीडियो जारी किए जा सकते हो। मेरे चैनल हिस्ट्री स्टडी को सब्सक्राइब आप करके देख सकते हो। पहला प्रश्न किस पुराण में उल्लेख मिलता है कि समुद्र के उत्तर में वह बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है उसका नाम भारतवर्ष है। यह उल्लेख विष्णु पुराण के अंतर्गत मिलता है। भारत का अधिकांश भाग कौन से कटिबंध वातावरण में आता है, यानी कि गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा, इसके इंडिया है जो भारत है जो उत्तरी गोलार्ध में आता है। ये उष्ण कटिबंधीय में आता है। भारत जहाँ स्थित है गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध के अंदर, इसलिए भारत का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंधीय में आता है और अधिकांश समय में गर्मी रहती है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन ग्रंथ साहित्य में वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इनसे विस्तार से आप आई बटन पर क्लिक करके ऊपर आप देख सकते हो संबंधित वीडियो के अंदर पूरा विस्तार से। 5वां क्वेश्चन, अर्थववेद की रचना कौन से ऋषि द्वारा की गई थी? अर्थवा ऋषि द्वारा की गई थी। वेदों की रचना के पश्चात उपरांत यज्ञ कर्मकांड पर आधारित जो साहित्य की रचना की गई थी वो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक साहित्य को ठीक से समझने के लिए किस साहित्य की रचना की गई थी? उन्हें वेदांग कहते हैं। इसके 6 भाग हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो नंबर 2 में आप इस विस्तार से देख सकते हैं। वेदांगों के 6 भाग कौन से? कल्प, शिक्षा, व्याकरण, विस्तार से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। आगे सबसे क्वेश्चन नंबर 9, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। बोर्ड परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। आप नोटबुक में, अपनी नोटबुक में, अभ्यास पुस्तिका में नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिपिटक किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म के बौद्ध साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें बौद्ध धर्म के नियम आचरण का संग्रहित है उसे त्रिपिटक कहते हैं। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? उत्तर, जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित है जिसकी संख्या 549 है। आप मेरे पूर्व के वीडियो आप देख सकते हैं उसमें। पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपो में उससे किससे संबंधित विवरण, यानी कि बौद्ध ग्रंथ है मिलिंदपो, इसमें किससे संबंधित विवरण है, क्या लिखा हुआ है? इस मिलिंदपो में यूनानी आक्रमणकारी मिनेंडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का विवरण है। क्वेश्चन नंबर 13, बौद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा के अलावा किस भाषा में उपलब्ध है? यानी कि बहुत सारी भाषाओं में बौद्ध ग्रंथ उपलब्ध है। सबसे ज्यादा जो बौद्ध ग्रंथों की भाषा है वो पाली है। जैन साहित्य की प्राकृत है और बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? यानी जैन साहित्य के प्राचीन नाम या प्राचीन को क्या कहा जाता है? यानी जैन साहित्य किसमें अधिकतम मिलता है? उसे आगम कहते हैं। ये 45 है। ये आप मेरी आई वीडियो पर क्लिक करके भाग नंबर 3 में इसको देख सकते हो। आप इसके सभी आगम साहित्य से संबंधित वीडियो में एक विस्तार से बताया गया है। जैन साहित्य को किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 16, कलन द्वारा लिखे ऐतिहासिक ग्रंथ जो 1150 ईस्वी में लिखा गया था, नाम बताइए। राजतरंगिणी, इसमें कश्मीर से संबंधित इतिहास है। जो राजतरंगिणी की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है जिससे हमें इतिहास की जानकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 17, आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य की प्रमुख रचना कौन सी है? नाम बताइए। ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसके द्वारा जो रचना महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र है, जो यथार्थवादी चिंतक, प्रथम यथार्थवादी चिंतक हुए वो कौटिल्य चाणक्य हुए हैं। इनकी ये किताब अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18, तिब्बती लेखक सारनाथ द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे। तिब्बती लेखक था कंग्यूर व तंग्यूर, ये 2 है, 1 और 2, ये 2 उनकी रचना महत्वपूर्ण है। प्रमुख अरब भूगोलवेत्ता मसूदी की पुस्तक का नाम बताइए जिसमें भारतीय इतिहास और स्रोतों बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उनकी किताब का नाम मिडोस ऑफ गोल्ड, मसूदी की महत्वपूर्ण किताब है। क्वेश्चन नंबर 20, अरबी विद्वान और लेखक अल ब्रूनी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रचना की थी जो महमूद द्वारा भारत पर किए गए हमलों के
समय भारत उनके साथ आया था। उन्होंने तहकीक हिंद 1030 ईस्वी के करीबन लिखी थी, जिसका हिंदी में अर्थ है भारत के दिन। यह महमूद के साथ भारत आया था। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को, जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन काल में आया था, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग द्वारा रचित पुस्तकों के नाम बताइए। शिजुकी, यानी कि हर्षवर्धन के काल में आया था, उसने बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। इसके कुछ अंश हमें प्राप्त हुए, जिससे उस समय के कालीन शासकों और समाज के बारे में इस किताब से जानकारी मिलती है। ये एक कोटेशन है, उद्गार है। यह देन इतनी अमूल्य है कि पाश्चात्य राष्ट्र द्वारा राष्ट्र सदैव पूर्व के प्रति ऋणी रहेंगे। ये उद्गार किस फ्रांसीसी दार्शनिक द्वारा व्यक्त किए गए थे जब उन्हें ऋग्वेद की प्रति भेंट की गई? यानी कि ये उद्गार फ्रांसीसी दार्शनिक वाल्टेर द्वारा व्यक्त किए गए थे जब उसे ऋग्वेद की प्रति भेंट की गई। किस पुराण में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है? अग्नि पुराण में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया। बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड की परीक्षाओं के दृष्टि से एक एक नंबर के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप अपनी नोट पुस्तिका में नोट करके याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अरब सागर का प्राचीन नाम क्या है? रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 26, बंगाल की खाड़ी का प्राचीन नाम क्या था? यानी कि प्राचीन में बंगाल को क्या कहते हैं? महोदी। प्राचीन काल में नौका शास्त्र के ग्रंथ युक्ति कल्पतरु के लेखक का नाम बताइए। यानी कि राजा भोज द्वारा एक नौका शास्त्र पर ग्रंथ लिखा गया था कि किस प्रकार नौका बनानी है। राजा भोज। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? 1857 ईसा पूर्व, यानी ईसा से 1758। हमारा आज का राजस्व रिकॉर्ड भी अन्य प्राचीन जो विक्रम संवत में ही लिखा जाता है, वो ईसा से 57 वर्ष पूर्व लागू हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। ऋग्वेद का भौगोलिक क्षेत्र कौन सा था? यानी कि ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक, यानी कि जब कहाँ आकर बसे? सप्त सिंधु, यानी कि पाकिस्तान का पंजाब, भारत का पंजाब, रावी, जब 5 सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं, यानी कि सतलुज, गंगा, जमुना का क्षेत्र है सप्त सिंधु प्रदेश। ऋग्वेद आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र था जहाँ आर्य फैले हुए थे। पाकिस्तान, भारत का जो उत्तरी भारत जहाँ फैले हुए थे, जहाँ 5 नदियां पाकिस्तान की और कुछ इंडिया की 7 नदियां, यानी कि रावी, चेनाब, झेलम, गंगा, जमुना, ये 7 नदियों क्षेत्र में फैला हुआ था भौगोलिक क्षेत्र। सरस्वती सिंधु सभ्यता में विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा, गुजरात के अंदर विशाल स्टेडियम के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मान जनपद काल में किस स्थान पर सभा की बैठक होती थी? उस स्थान को क्या कहते थे? संस्थागार कहते थे। आप इसके विस्तार से आप आई बटन पर क्लिक करके सारे वीडियो देख सकते हैं जो पूर्व में जारी किए गए हैं। किस पछाण युग में मानव हंटिंग अवस्था से खाद्य अवस्था में रहने लगा? वो पछाण कौन सा पछाण युग था जिसमें शिकार से वो खुद खाद्य संग्रह करके रहने लगा, पशु पालन की ओर अग्रसर हुआ? वो मध्य पछाण युग के अंदर मानव अखेड़ से खाद्य संग्रह की अवस्था में आने लगा और पशुपालन। और किस पछाण युग में मानव पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ? नव पछाण काल में मानव पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। इस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है। यह व्यास पुस्तिका के अंत में क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप, उसी में से लिया गया अर्थवेद। छेला आश्रय में बने, यानी कि गुफाओं के अंदर दीवारों और छतों पर बने हुए चित्र, पहाड़ों के अंदर छेलात्र पत्थर पर बने विश्व प्रसिद्ध छेल चित्र भारत में कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका, मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफाओं में जो बने हुए चित्र वो विश्व प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और किसके निर्देशन में की गई? 1861 ईस्वी में कनिंघम के निर्देशन में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब और किसके द्वारा किया गया? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। आजादी के बाद 1921 में सबसे द्वारा पुरातत्व शोधने वाले दयाराम साहनी थे। और मोहनजोदड़ो स्थल का उत्खनन किसके द्वारा कब किया गया था? 1922 में रखाल दास बनर्जी द्वारा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक खोजे गए स्थानों में से सबसे ज्यादा स्थान कौन से देश में है और कितने हैं? यानी कि आजादी के बाद
उत्खनन में तेजी लाई गई। सबसे ज्यादा जो स्थान है वो भारत में 917 साइट सतल खोजे गए, पुरातत्व खोजे गए हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे सबसे ज्यादा भारत में खोजे जाने की वजह से इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी या सिंधु सरस्वती सभ्यता का विस्तार का दक्षिण में कहाँ तक का विस्तार? नेमाबाद महाराष्ट्र तक। उत्तर में आप जो मेरे वीडियो में देख सकते उत्तर में कहाँ तक है, और पूर्व में कहाँ तक है, और पूर्व में आलमगीर यूपी तक है, और पश्चिम में सुरकोतड़ा अफगानिस्तान तक है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं वीडियो के। सिंधु का सरस्वती सभ्यता के उत्खनन में कहाँ पर विशाल जलाशय के अवशेष मिले हैं, यानी कि पानी के बड़े बड़े जलाशय मिले हैं जो सिंचाई के अंदर काम आते थे, पानी का संग्रह किया जाता है जलाशयों में, वो धोलावीरा गुजरात में अवशेष मिले हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता में उत्खनन से विशाल गोदीवाड़ा डाकजाड़ यानी कि बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, जो बंदरगाह आज के विशाखापट्टनम से विशाल था माना जाता है, लोथल गुजरात में मिले हैं। इसे देववाणी कहा जाता है। कौन सी भाषा को देववाणी कहा जाता है? जी देवताओं की वाणी है, संस्कृत भाषा को देववाणी कहा जाता है। पुराणों के रचयिता किसे माना गया है? पुराणों के रचयिता लोमहर्ष, उसके पुत्र उग्र सेवा को माना जाता है। यह पुराणों की रचना 18 है, उनकी पुराणों को किसने लिखा है? उत्तर वैदिक काल में सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कौन सी? कुल थी। अब बड़ी कौन सी है, इससे बड़ी कौन सी थी, ये आप मेरे वीडियो में भाग 4 और 5 में विस्तार से देख सकते हैं, जो पूर्व में सब्सक्राइब नीचे डिस्क्राइब में लिंक दिया गया है। उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई कौन सी थी? राष्ट्र थी। अब इनके बढ़ते क्रम में वैदिक काल में राजनीतिक इकाइयों संगठनों का अवरोही क्रम घटते क्रम में क्या था? यानी सबसे बड़ा राष्ट्र था, राष्ट्र जन से मिलकर बनता था, जन विषयों से मिलकर बनता था, और विषयों के अंतर्गत ग्राम होते थे, ग्राम के कुल होते थे। यानी सबसे छोटी इकाई, फिर उससे बड़ी ग्राम, उससे बड़ी विषय, उससे बड़ी जन, उससे बड़ी राष्ट्र। ये इनका क्रम था राजनीतिक संगठनों का। जिस प्रकार हमारे जिला होता है, जिले के बाद राज्य है, फिर संभाग, फिर राष्ट्र, उसी प्रकार वैदिक काल में भी ये राजनीतिक संगठनों की इकाइयां थी। क्वेश्चन नंबर 48, दशहरा युद्ध ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे बड़ा युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? रावी पारूसी नदी के किनारे लड़ा गया था 10 जनों के। और ये आप मेरे इस वीडियो में आप देख सकते हैं डिस्क्राइब लिंक पर। क्वेश्चन नंबर 49, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंकुतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। वो भी आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके इस विस्तार से जो नक्शे के माध्यम से एक भारत के मैप के माध्यम से समझाया गया विस्तार से, उसमें आप जब 16 महाजनपदों की जानकारी पूर्णतः प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय समाज में 4 वर्णों का उल्लेख सबसे पहले और कहाँ मिलता है? यानी 4 वर्ण से ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, इनका उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के पुरुष सूक्त 10वें मंडल में मिलता है। बार 4 वर्णों में व्यक्त हो चुका था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसका उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के पुरुष सूक्त 10वें मंडल मिलता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली जो आयुर्वेद के प्रमुख चिकित्सक विद्वान वैद्य कौन कौन से थे? यानी आज भी हमारी ये प्रणाली प्रसंगित है, उसके विद्वान से चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी, ये प्रमुख वैद्य थे प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के। दिल्ली में लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? महरौली में। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में दक्षिण के गणित के क्षेत्र में योगदान करने वाले विद्वानों के नाम बताइए? भास्कराचार्य, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 54, भौतिकी क्षेत्र विज्ञान के क्षेत्र में कर्नाड ने किस पद्धति का आविष्कार किया था? वैश्विक दर्शन में अणु सिद्धांत के प्रवर्तक थे वो। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को क्या कहा जाता था? द्वीपांतर। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।